नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है लैब में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परऑक्सीजोम के बारे में। लेकिन परऑक्सीजोम एक्चुअल में होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दूंगी, उसके बाद तो डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हम बात करेंगे ही। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ आपको कि माइक्रो बॉडी एक टाइप की माइक्रो बॉडी है। क्या? पर ऑक्सीजोम। और इसी में हमको क्या पढ़ना है? वैक्यूल भी पढ़ना है और लाइसोसोम भी पढ़ना है। आज का लेक्चर हमारा परऑक्सीजोम पर बेस्ड है। ठीक है, तो परऑक्सीजोम एक माइक्रो बॉडी है। अब माइक्रो बॉडी की डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। मैनी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles are called microbody. They are present in both plant and animal cell. हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। उन्हीं को हम माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। और उसमें आते हैं परऑक्सीसोम, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसमें आते हैं वैक्यूल्स में अब आपको लग रहा होगा कि प्लांट का वैक्यूल तो बहुत लार्ज होता है, तो वो माइक्रो बॉडी में कैसे आया? तो प्लांट के वैक्यूल की बात यहाँ नहीं हो रही है, वो एक्सेप्शन है। वैक्यूल एनिमल सेल की बात हो रही है। एनिमल सेल में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो वहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है कि वैक्यूल अगर, तो एनिमल सेल की बात है। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स वो है सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, ठीक है, जो गोल्जी बॉडी निकालती है। उसके बाद में हम अगर यहाँ पर आए तो ग्लाइकोऑक्सीजोम। तो ये इस टाइप के बहुत बहुत सारे माइक्रो बॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ 3 के बारे में जानना है, जो है परऑक्सीजोम, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये परऑक्सीजोम है क्या, थ्रू द डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले तो डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये आप लोगों को पता है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब यहाँ मैंने सारी चीज़ें लेबल कर दी हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियर पोर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस पढ़े थे। तब हमने पढ़ा था कि कैसे प्रोटीन बनता है। याद है वो मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था। यहाँ से चॉकलेट उसको दे दिया, उसके बाद फिर यहाँ से जो आ रही है इसको चॉकलेट दिया, तो इसने चॉकलेट को बढ़िया रैप किया। किसने? गोल्जी बॉडी ने। वो मतलब उसको एकदम मॉडिफाई कर दिया, अच्छे से सुंदर बना दिया, और फिर उसके बाद बाहर निकाला। तो फिर ये वाली चीज़ थी। ठीक है, तो ये वाली ऐसी बात थी कि ये इसकी फ्रेंड थी, तो इसने बोला ये चॉकलेट ले ले। चॉकलेट मतलब क्या? प्रोटीन बन रहा है ना, प्रोटीन बन रहा है। क्योंकि कैसे बनेगा प्रोटीन, एक बार हम पूरी पूरी प्रोसेस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए से हम क्या बनाते हैं? एमआरएनए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये तो पूरा डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और डीएनए रेप्लिकेशन में हम पढ़ेंगे। अभी स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी सिर्फ हमको ये जानना है कि परऑक्सीजोम का फंक्शन क्या है। तो इसीलिए मैं बेस का थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पर जो एमआरएनए बनेगा वो जाएगा किसके पास में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। राइबोसोम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया मैंने, सॉरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप के होते हैं, एक तो रफ और एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ पर जहाँ रफ है वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। उसके बाद इसकी एक फ्रेंड बैठी हुई है यहाँ पे, जो है गोल्जी बॉडी है। वो बोलता है, वो यहाँ से चॉकलेट इसको दे देता है गोल्जी बॉडी को, लेकिन वो चॉकलेट ऐसे ही खुली चॉकलेट दे देता है। तो वो जो गोल्जी बॉडी रहती है ना, वो उसको बढ़िया मॉडिफाई करती है, अच्छे से बढ़िया रैपिंग करके फिर बाहर निकालती है। तो यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये जो बाहर निकले हुए सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये जो सिक्रेटरी वेसिकल
वेसिकल्स जो बाहर निकले हैं, जिनको हमने क्या बोला था, हमने बोला था यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सिक्रेटरी वेसिकल्स निकल गए। अब इन्हीं को, यही सिक्रेटरी वेसिकल्स जो निकले हैं बाहर, इन्हीं को बोला जाता है पेरोक्सिसोम, वैक्यूल एंड लाइसोसोम, और इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। समझ में आया? एक बार रिपीट करते हैं। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बढ़िया तरीके से प्रोटीन को बनाया, उसके बाद उसने मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी को दे दिया। यानी कि क्या, मैंने एग्जांपल दिया था, चॉकलेट एक नॉर्मल खुली चॉकलेट है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, उसने फिर उसके बाद में गोल्जी बॉडी को दे दी, तो गोल्जी बॉडी ने उसको बढ़िया तरीके से रैप वैप करके फिर निकाला बाहर, तो उसको मॉडिफाई किया, उसके बाद में वो सिक्रेटरी वेसिकल बोल रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो ये पूरा प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हुआ कहाँ पर? गोल्जी बॉडी में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंथेसिस दोनों ही जगह होता है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, लिंक्ड है एक दूसरे से, है ना। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स बने, प्रोटीन फॉर्म हो गया, लेकिन इनको हम बोल क्या रहे हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो बन गए, ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? जिनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम इज व्हाट? एंजाइम इज बेसिकली प्रोटीन, ठीक है। तो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज, और यही माइक्रोबॉडीज में आता है पेरोक्सिसोम, जो आज हमको पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरोक्सिसोम। ये जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये देख लीजिए। देखिए, पेरोक्सिसोम, ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, वैसे यहाँ पर भी ब्लू वाला पार्ट जो है मैट्रिक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर एक लिपिड की बाय लेयर है। अब आप बोलोगे बाय लेयर, तो बाय मतलब तो दो होता है, और आप बोल रहे थे कि सिंगल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर को हम बाय लेयर बोलते हैं। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके लेक्चर लगाओ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है, इसको हम लिपिड बायलेयर बोलते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसके सेंटर वाले पार्ट में, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, वो है क्रिस्टलाइन कोर, उसकी कोर है, ठीक है ना। यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया किसका? पेरोक्सिसोम का। क्या देखा हमने देखा इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी हमने बात किया कि एक माइक्रो बॉडी है, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट है, इसका जो कोर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में रहता है, और उसके बाद में वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लिपिड से बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम आते हैं पेरोक्सिसोम के बारे में, जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं उससे देख लेते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी, ये मैंने आपको अभी बताया। दीज आर फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्वियसली ये कहाँ से बन रही हैं? ये कहाँ से बन रही हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही हैं। पेरोक्सिसोम कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे पेरोक्सिसोम का मेन फंक्शन जो है वो अब हम आ रहे हैं उसकी तरफ, ध्यान देना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इसके पास में 2 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके पास में कितने एंजाइम्स होते हैं? इसके पास में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम है कैटालेज और दूसरे का नाम है ऑक्सीडेज, ठीक है। एक का नाम है कैटालेज और एक का नाम है ऑक्सीडेज, ठीक है। तो अब हम कैटालेज की जो एक्टिविटी है उसको हम ज़रा पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ द कैटालेज। देखो, कैटालेज का काम क्या होता है, पेरोक्सिसोम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब आपको पता है जैसे कि हमारी रात में जब कंडीशन डार्क वाली कंडीशन होती है, डार्क रिएक्शन बोल रही हूँ, डार्क कंडीशन जब भी होती है तो प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात को वो लोग रेस्पायरेशन करते हैं। तो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, आप देख सकते हो कितना सारा CO2 जो है वो बाहर निकलते जाना है। तो अपने को ये CO2 को जो है वो बचाना है, अपने को ये CO2 को
बचाना है। तो इसी के लिए हमारी प्लांट सेल पहले से कुछ काम करके रखती है। वो क्या करती है, वो एक प्रोसेस परफॉर्म करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पहले से। जैसे ये समझ लो कि रात को आप बहुत देर से घर पहुंचोगे, ठीक है, आपको बहुत सारा काम है, तो आपने रात का खाना सुबह बना लिया बढ़िया पूरा, और फिर घर आए, गरम किया और खा लिया। एग्जैक्टली इन द सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे प्लांट सेल भी बहुत दिमागदार है। उसने भी क्या किया, उसने फोटो रेस्पायरेशन किया। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो फोटो रेस्पायरेशन के थ्रू उसने स्टोर करके रख लिया बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें उसको रात को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये एक प्लांट सेल है जिसके पास CO2 की कमी हो रही है। तो अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं। इन डार्क मीडियम और कंडीशन देयर विल बी कंटिन्यूस लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द रेस्पिरेशन। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो डार्क मीडियम है या फिर अगर रात का टाइम है तो हमारा जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, कंटिन्यूसली CO2 जा रहा है, तो हमको उसको बचाना है। ठीक है, उसके बाद में सो फॉर मेंटेनिंग दिस प्लांट्स परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। सो फॉर मेंटेनिंग दिस, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस चीज़ को संभालने के लिए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस चीज़ को संभालने के लिए जो है प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन, मैंने फोटोसिंथेसिस बोल दिया था शायद, सॉरी। तो यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है, एक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो कि है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, हमको हमेशा ये याद रखना है। मैंने बताया था या नहीं बताया था पता नहीं, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फोटो का मतलब हमेशा याद रखिएगा लाइट होता है, ठीक है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं तो सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और कौन सी लाइट, सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हो तो क्या हो गया, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बस सेम वही चीज़ है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन, इट इज़ अ टॉक्सिक प्रोसेस बट बेनिफिशियल। अब मैं आपको बता दूं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये क्या है, ये बड़ी टॉक्सिक प्रोसेस है, ये बहुत ना हानिकारक है सेल के लिए। क्यों हानिकारक है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये बेनिफिशियल भी है, ज़रूरी भी है। अगर ये नहीं होगी तो प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो चीज़ कैसे, अब देखो आज का जब दिन का टाइम है, ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। जब दिन का टाइम है, दिन के टाइम में क्या हो रहा है, बढ़िया ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन भी आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस तो चलता रहेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका बढ़िया कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी चलता रहेगा, ठीक है। हम फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सो अभी सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए कि पेरोक्सिसोम क्या काम करता है, ठीक है ना। तो O2 आ रहा है, ऑब्वियसली प्लांट ले रहे हैं O2 बाहर से, इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब O2 आ रहा है तो वो अब ऑब्वियस सी बात है, प्लांट सेल है तो उसमें पानी तो होगा ना, CO2 के साथ मिलके तो वो कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, CO2 और O2 मिलके कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, लेकिन वहाँ पानी भी तो है, वो उसके साथ भी बाइंड हो जाता है। ये कंडीशन होती है टॉक्सिक प्रोसेस। H2O प्लस O2 यहाँ लिखा हुआ है, H2O प्लस O2, ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करती है। तो ये एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान से देखेंगे, O2 एनवायरनमेंट से अंदर आ रही है, ठीक है भैया आने दो, लेकिन वो CO2 के साथ बाइंड हो गई तो अच्छी बात है, कार्बोहाइड्रेट बना लेगी, लेकिन भैया ये H2O भी तो प्रेजेंट है वहाँ पे, अगर H2O के साथ भी बाइंड हो रही तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है यहाँ। तो यहाँ पर हमारा पेरोक्सिसोम काम करता है, मैं संभालूंगा सारी चीज़, चिंता नहीं करना, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। तो नाउ इन दिस कंडीशन, जो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन खड़ी हो गई तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है हमारी बॉडी में, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन खड़ी हो गई तो इसने, पेरोक्सिसोम ने बोला मैं संभालूंगा, मेरे पास एंजाइम्स है, कैटलेज, ऑक्सीडेज। तो जो कैटलेज एंजाइम है वो इसको तोड़ता है। अभी मैं इसको और अच्छे से बताती हूँ, एक मिनट, लेट मी ओपन दैट पेज। या यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो, टू ब्रेक डाउन दिस मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल अभी हमने देखा था, H2O
H2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये है इसका नाम। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये जो होता है कैटलेज जो एंजाइम है, जो किसके पास होता है कैटलेज एंजाइम, कैटलेज एंजाइम अभी हमने पढ़ा कि पेरोक्सिसोम के पास दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है कैटलेज और एक होता है ऑक्सीडेज। तो अभी हम कैटलेज की एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो कैटलेज क्या करेगा, ये कंडीशन में H2O को तोड़ देगा वापस H2 प्लस O2 में। तो वो चीज़ अगर बनेगी तो वो वापस टूटते जाएगी, किसके द्वारा, पेरोक्सिसोम के द्वारा, क्योंकि उसके पास में एंजाइम है कौन सा, कैटलेज। और फिर ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी सेल के। तो ये होता है। इसको अगर मैं एक बार फिर से समझाऊं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द कैटलेज एक्टिविटी। तो क्या हुआ, हमको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बचाना है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने फोटो रेस्पायरेशन किया। हमने सोचा, हम जैसे कि हमको बहुत काम था, हमारी एक ह्यूमन बीइंग है। अभी आप एक एग्जांपल के लिए ये बात को देखिए कि कैसा है, एक ह्यूमन बीइंग है जिसको पता है कि वो रात को लेट आएगा, उसको बहुत ज़्यादा काम है आज ऑफिस में। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में खाना बना के रख लिया ताकि उसको रात को कोई काम ना करना पड़े, आके बढ़िया गरम करके खाए और सो जाए। तो वही सेम चीज़ प्लांट सेल भी बहुत इंटेलिजेंट है, उसने भी क्या किया, उसने किया फोटो रेस्पायरेशन। वो फोटो रेस्पायरेशन करके रखेगी तो कार्बन की क्वांटिटी है वो मेंटेन रहेगी, तो रात को प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे मेंटेन रहेगी, इसीलिए मैंने बोला था कि वो बेनिफिशियल भी है, क्योंकि वो सर्वाइव रात को कर पा रही है जब कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा है तब। ठीक है, आफ्टर दैट लेकिन होता क्या है, जब वो फोटो रेस्पायरेशन दिन में ये काम कर लेती है, अब सुबह तुमने खाना बना लिया, इसने भी सुबह खाना बना लिया, फोटोसिंथेसिस के साथ क्या क्या चल रहा है, फोटो रेस्पायरेशन भी चल रहा है। तो फोटो रेस्पायरेशन में इसने क्या किया, चलो ठीक है तुमने खाना बना लिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ पर दिक्कत एक हो गई ना कि ये टॉक्सिक प्रोसेस है, एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन खड़ी हो गई कि जो H2 और O2 है वो भी तो साथ में मिल जाएंगे, वो भी तो मिल जाएंगे, क्योंकि पानी भी तो प्रेजेंट है सेल में। समझ में आ रहा है, पानी भी प्रेजेंट है सेल में, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी को तोड़ने का काम करता है हमारा एंजाइम कैटलेज, जो कि पेरोक्सिसोम में होता है। ठीक है, अभी O2 बाहर निकल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम्स। तो हम सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है ना। अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई, ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है, आई होप, हाँ विजिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो साइकिल्स हैं इनको देखकर घबराना नहीं है। मैंने बहुत सारी साइकिल्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोला, क्रेब्स साइकिल बोला, ये मैंने आपको फंक्शंस बताए अभी कि कौन कौन से फंक्शंस किस चीज़ के लिए होते हैं और किस चीज़ के लिए वो चीज़ फेमस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी बनती है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट कर दूंगी तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेन इस चीज़ पे ध्यान देना। तो ये सारा जो केल्विन साइकिल है, फोटोसिंथेसिस है, फोटो रेस्पायरेशन है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फोकस पेरोक्सिसोम पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपाउंड है रिब्यूलोज बायफॉस्फेट। ठीक है, ये रिब्यूलोज बायफॉस्फेट, ये कौन सी साइकिल चल रही है, केल्विन साइकिल चल रही है। ठीक है, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस भी मान लो, ठीक है ना। तो रिब्यूलोज बायफॉस्फेट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रुबिस्को, को वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया 2PGA। अब ये क्या है, ये भी क्या है, बहुत इजी है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि पता नहीं बड़े अजीब अजीब से नाम है, लेकिन जब पढ़ते जाओगे बार बार लेक्चर लगाओ, उसको रिपीट करो, उसको फिर बार बार पढ़ो नोट्स को, तो सारी चीज़ों के लिए आप बोलना चाहिए आदी हो जाते हो, आप हैबिचुअल हो जाते हो। ठीक है,
तो यहाँ से आपका जो NADP है और ATP है वो शुगर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, PG बनेगा। PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अल्टीमेटली ये जो बना रहा है वो दो मॉलिक्यूल है, दो क्यों लिखा हुआ है, दो मॉलिक्यूल नहीं है, सॉरी, दो क्यों लिखा हुआ है, 2 PGA। अब 2 PGA इसीलिए लिखा हुआ है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 2 PGA इसीलिए लिखा हुआ है। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको केल्विन साइकिल पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बताने बैठूंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप बस अभी इतना याद रखिए कि जो रिबुलोस बायफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया, केल्विन साइकिल चल रही है, CO2 आया, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंट में वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 PGA। PGA को हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद फिर वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और देन वो फिर से ये साइकिल ऐसे चलते रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द फोटोसिंथेसिस। नाउ अभी अगर हम इधर बात करें, किसकी बात करें, फोटो रेस्पायरेशन की। तो फोटो रेस्पायरेशन में भी क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर O2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर O2 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा था, CO2 आ रहा था। यहाँ पर O2 आ रहा है और किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर जो है ये हो रहा है कि आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। इसका एक सेकेंड में पानी पी लूँ। इसका जो एरो है वो बहुत गलत बन गया है, इसको मैं सुधार देती हूँ। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये नहीं रहेगा, ये इधर आएगा, ये गलत है, ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो राइबुलोज बायफॉस्फेट है, ठीक है, वो रुबिस्को की प्रेजेंट में, रुबिस्को जो एंजाइम था जो हमने फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ किया, उसकी प्रेजेंस में क्या कर रहा है, फोटो रेस्पायरेशन भी कर रहा है। और उसके बाद क्या बना रहा है, दो चीज़ें बना रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब पीजी का मतलब क्या होता है, पीजी का मतलब याद रखना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। और PGA मतलब मैंने बताया था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये इस तरीके से यहाँ पर टूट रहा है और उसके बाद वो PGA में कन्वर्ट हो रहा है और फिर उसके बाद वो जाके वही चीज़ कंटिन्यूटी में चलती रहती है। तो अब आप ध्यान देना इस चीज़ में कि इस चीज़ में क्या क्या हुआ। ये जो पूरी दो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई, इसमें CO2 एंट्री ले रहा है, इसमें O2 एंट्री ले रहा है, फोटो रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि दोनों प्रोसेस एक दूसरे से टोटली अपोजिट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे बोथ आर अपोजिट प्रोसेस। तो अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सारी चीज़ें हम पूरा पेरोक्सिसोम से कनेक्टेड है। तो अभी हमको ये एक शॉर्ट इंट्रो लेना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, एक सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट द पेज। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें दो एंजाइम्स होते हैं। एक तो हमने कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़िया अच्छे से तरीके से समझ ली, उसमें मैंने बताया फोटो रेस्पायरेशन एक टॉक्सिक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से उसको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको तोड़ना पड़ता है, दो H2 और O2 में फिर से तोड़ना पड़ता है क्योंकि वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। और यहीं पर ये मेन फंक्शन एक हो गया किसका, पेरोक्सिसोम का। अब उसका दूसरा एंजाइम क्या करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब उसका दूसरा एंजाइम क्या करता है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, ऑक्सीडेज की अब एक्टिविटी देख लेते हैं कि ऑक्सीडेज महाशय क्या करते हैं। इन द नॉर्मल कंडीशन द प्रोसेस ऑकर इन दिस मैनर। देखो
हमारी सेल में कैसे प्रोसेस चलती रहती है, हमारी जो सेल है उसमें प्रोसेस कैसे चलती रहती है। मैंने बोला मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ सुनने का काम कीजिए। क्या होता है आपका, एक तो कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद होता ये है कि ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तो वहाँ से CO2 और H2O बाहर निकल जाते हैं और साथ में ATP भी निकल जाती है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस चल रही है। और उसके बाद कहाँ चल रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसके बाद में अब हमने देखा बट विद द फैटी एसिड, ध्यान दीजिएगा, बट विद द फैटी एसिड we had to convert the fatty acid into simpler form। क्या होता है, फैटी एसिड की एक बहुत लंबी चेन होती है जिसको हमको सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो ये तो सबसे पेरोक्सिसोम का सबसे बढ़िया फंक्शन है कि ये बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है। और बीटा ऑक्सीडेशन किसका, फैटी एसिड का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे कैसे बताया, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस का परफॉर्म हुआ। ठीक है, पायरुवेट काय में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू एनर्जी जनरेट हुई और CO2 और H2O बाहर निकल गया, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अभी अगर फैटी एसिड आ गया सेल में तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये नॉर्मल कंडीशन थी, अब ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन में पेरोक्सिसोम का काम चल रहा है। यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड एक एग्जाम्पल है फैटी एसिड का। जो मैंने बोला कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब होता है कि एक फैटी एसिड की चेन है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको हमको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, ये प्रोसेस को हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। तो पाल्मिटिक एसिड पहले साइटोप्लाज्म में, तो ऑब्वियसली सबसे पहले कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में तो आएगा, लेकिन वहाँ से वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ये जाएगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में, और फिर पेरोक्सिसोम के में जाने के बाद ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये पेरोक्सिसोम में जाएगा, क्यों जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, अब भी बताया, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसी के लिए ये फेमस है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये फैट का एग्जाम्पल हमने लिखा है। ठीक है, तो कौन सा है एग्जाम्पल, पाल्मिटिक एसिड का है। अब आ गई ऑक्सीडेज का एक्टिविटी जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने कैटलेस की एक्टिविटी पढ़ी, अब ऑक्सीडेज का है। तो ऑक्सीडेज ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म था पाल्मिटिक एसिड का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट में, सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। दीज फैटी एसिड आर फाउंड इन पीनट्स, ये हमको पीनट्स में मिल जाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिख दिया था ताकि आपको नॉलेज हो जाए। थ्रू द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेज the complex form of the palmitic acid converted into the simpler form। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करता है, और इसका काम ये है, ये जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बीटा ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है बीटा ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेज का काम होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसका, फैटी एसिड का, और इसी को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। सो ये हमारे दो एंजाइम्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे, ऑक्सीडेज और कैटालेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटालेज एंड ऑक्सीडेज। ठीक है, ये दोनों के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद जो पॉइंट लिखा हुआ है उस पर फोकस करते हैं, वो है फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द पेरोक्सिसोम। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा एक अलग मतलब प्रोसेस है जो कि कहाँ पे परफॉर्म होता है, पेरोक्सिसोम में, जो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, क्यों, ये एक टॉक्सिक प्रोसेस है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है जिसमें कैटलेज हेल्प करता है।
ठीक है। द पेरोक्सिसोम इज फेमस फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है। इन द पेरोक्सिसोम देयर इज वन मोर एंजाइम, अब ध्यान से सुनिएगा। अब पेरोक्सिसोम में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है यूरेट ऑक्सीडेज। क्या नाम होता है? यूरेट, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यूरेट ऑक्सीडेज, ठीक है। दिस इज मीन्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है। ये प्यूरिन्स को तोड़ने का काम करता है। अब भैया प्यूरिन्स क्या होते हैं मैडम? अच्छा चल, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बैठे हम सब बताएंगे। आप बस जो चीज़ आपको नहीं बन रही है, जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम जा रही है, उसमें आप कमेंट करो, मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है नाइट्रोजनस बेसेस। और क्या क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं को हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो जो डबल रिंग होते हैं, यानी कि जो कि डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स, और जो सिंगल रिंग वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं पिरिमिडिन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, किसकी बात कर रहे हैं हम? यूरेट ऑक्सीडेज की। तो ये एक और काम करता है जो कि पेरोक्सिसोम में परफॉर्म होता है, ये प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन करता है, और फिर उसके बाद में जैसे कि आपको दिख रहा होगा डबल का स्ट्रक्चर है, डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग है ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद में फिर इसने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। तो क्या देखा हमने ये देखा कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स नाइट्रोजनस बेसेस है। नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन्स वो होते हैं जो डबल रिंग वाले होते हैं, और ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। तो ये डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम करता है, कौन करता है? यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम एक बार एक क्विक रिवीजन ले, ठीक है, एक क्विक रिवीजन ले फट से, तो इसका पूरा हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये पेज पे रहना है, ठीक है। आप देखो, ये मैंने बताया कि एक तो माइक्रो बॉडी है एक टाइप की, ठीक है, बहुत सारी माइक्रो बॉडीज होती हैं, है ना। तो माइक्रो बॉडीज तो होती है स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो माइक्रो बॉडीज का ये एक टाइप है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद पेरोक्सिसोम का जो है मेन फंक्शन वो क्या है कि वो कैटेलेज और ऑक्सीडेज को कंटेन करता है, और वहीं से वो जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको वो सॉल्व कर देता है। मतलब वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी तो उसको वो सॉल्व कर देता है, उसको तोड़ देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और जो ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडेज जो है वो क्या परफॉर्म करता है? बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है। वो बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है, फैटी एसिड को तोड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर हमने जाना कि यूरेट ऑक्सीडेज का काम क्या होता है। एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है यूरेट ऑक्सीडेज, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्यूरिन्स को तोड़ना, जो डबल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज। तो ये था पेरोक्सिसोम के बारे में। अब हम एक बार देख लेते हैं हमारा कोई सेक्शन छूटा तो नहीं है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद ये है इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया। आफ्टर दैट इफ वी विल कम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पेज, तो यहाँ हमने ये जाना कि फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन दोनों एक अपोजिट प्रोसीजर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरोक्सिसोम। आप ये लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं आता कोई पॉइंट पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।